हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां हम बात करते हैं औरतों के जीवन से जुड़े छोटे बड़े हर मुद्दे पर। कोशिश करती हूँ उनके कमेंट्स को एज इट इज पढ़ के और उनके अच्छे तरह जो प्रैक्टिकली अप्लाई हो सके ऐसे जवाब आपको देने की। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज का एपिसोड होने वाला है एपिसोड नंबर 210 के जवाब, जो 212 में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद एक अभी पिछला जो गया है वो उसके कमेंट सेक्शन ऑफ था, सिर्फ इसीलिए कि अब 211 में कोई कमेंट्स नहीं है। सीधे अब 212 के जो आंसर होंगे वो 213 में, 213 के 214 में, 214 के 215 में। यानी कि आप लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट करेंगे और उससे अगली वीडियो जो आएगी उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये अभी सिस्टम इस तरीके का हो गया कि जो बीच में एक अल्टरनेटिव वीडियो छोड़ते थे वो भी नहीं है। इस वीडियो में कमेंट करोगे, अगले वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। 69 कमेंट्स हैं इसमें, देखते हैं कितने सवाल हैं, कितने सक्सेस स्टोरीज हैं और कितने केवल मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। पहला क्वेश्चन आया है, हेलो मैम, कोई बार बार बिना किसी कारण के जेलेसी से इंसल्ट करे, जब जवाब दो फिर भी नहीं सुधरे, लोगों को मेरे खिलाफ करके मजे ले, बाहर निकलूं तो कमेंट करे, घर के अंदर अपने फैमिली में बिजी रहूं तो बाहर से सुना कर बोले, मैं 100 बातें बर्दाश्त करने के बाद उल्टा बोलूं तो गाली निकाले, तमाशा करे। अब ऐसे का क्या करें। एक तो मुझे क्यूरियोसिटी है, अगर ऐसा है तो वो सुनाता क्या है, एग्जैक्टली क्या बोलता है, ये मुझे जानने की इच्छा है ना। अब उसमें अगर यहाँ लिखने पे कमेंट ब्लॉक ना हो जाए, ऐसे शब्दों में आप लिख के बता सको तो शायद और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन जब कोई इस तरीके की घटना होती है तो मुझे ये जानना होता है कि आखिर वो बोल क्या रहा है, किस बात पे कमेंट, मतलब हम कहते हैं हमें ताने दे रहे हैं, किस बात का ताना दे रहा है ना। हमें टोंट कसे जा रहे हैं, किस बात पे टोंट कसे जा रहे हैं, क्या कह के टोंट कसे जा रहे हैं, उसी आधार पर डिसाइड हम करते हैं कि हमें उसका जवाब देना क्या है। फिर भी मैं एज जनरल मान ले रही हूँ कि कुछ लोगों को पड़ी लकड़ी लेने की आदत होती है, वो कर रहा है वो इंसान। अब ऐसे के ना दो इलाज हैं, या तो प्रचंड लेवल का झगड़ा, इतना कि मोहल्ले वाले भी सुन ले, है ना, महीनों तक याद रह जाए लोगों को कि एक बार इनके घर झगड़ा हुआ था, मैं तो कहूँ पूरी जिंदगी याद रह जाए। या तो इस लेवल का झगड़ा होता है फिर ऐसे लोगों से निपटने में। या फिर ऐसा है जो आप कह रहे हो ना कि 100 बातें बर्दाश्त करके मैं एक बार बोलती हूँ, आपको वो एक बार भी छोड़ना पड़ेगा और जितना तेज गुस्सा है ना उतनी बड़ी स्माइल दो और यहाँ तक हाथ जोड़ो कि प्रभु आप धन्य हैं, और बोलिए और कह के अंदर चले जाओ। फिर देखो उसका कैसा धूम तरन्ना होता। तो देखो जो उसके लेवल पे गिर के झगड़ा करना वो एक अलग लेवल की हिम्मत चाहिए, लेकिन इसके लिए एक अलग लेवल की हिम्मत चाहिए। तो आप देखो अब इन दोनों ऑप्शंस में से आपके लिए क्या पॉसिबल है करना। ठीक है, तो अगर स्ट्रेस ज्यादा नहीं ले सकते हो, तमाशा करना आपके फोटे नहीं है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगी या मेरे घर वाले उल्टा मुझे ही कहेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन ज्यादा सेफ है। कोहनी तक के हाथ जोड़ो, लिटरली यही एक्शन करना है ऐसे करके कि प्रभु आप धन्य हो, आप जो बोल रहे हो ठीक, बस। फिर ऐसे आदमी का बेस्ट इलाज ही होता है। क्योंकि एक बात है ना, मेरा मैं हमेशा से एक डायलॉग रहा है मैंने और किसी के मुंह से नहीं सुना, लड़ने के लिए भी एक लेवल चाहिए, तो वो मुझे ही नहीं चाहिए, हर एक को चाहिए होता है। लड़ना भी उसी से मतलब लगता है ठीक ठाक सा कि लड़ भी रहे हो तो किससे लड़ रहे हो, ये तो देख लो। वही एक आदमी है ही क्रैक, उसके लेवल तक जाओगे क्या करोगे, उससे कैसे डील करोगे, तो उसको प्रणाम करके आगे बढ़ जाना सबसे ज्यादा अच्छी मैच्योरिटी है। नेक्स्ट, आम का अचार कैसे डालें दीदी, किसी ने कमेंट में उसका जवाब भी दे दिया कि लिव लाइफ इजी पर आओ, वो बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे आम के अचार की रेसिपी बताऊं वो सही नहीं लगेगा। लिव लाइफ इजी पे एक आध बार डालती हूँ जब कभी, तो वहां पर रेसिपीज आप देखो, यहाँ पर दिस इज नॉट द राइट प्लेस। नेक्स्ट, ससुराल में जेठ जेठानी बहुत परेशान करते हैं, जेठानी ने सास को पूरा अपनी तरफ कर लिया, वो मंथरा का काम कर रही है, सास की बार मुँवे मैके भी जा चुकी, बेटे की वजह से वापस आती हूँ, वो पाती की नौकरी नहीं है, मैम क्या करूं, मायके में माँ पिता नहीं है, मैके में भी मेरे बेटे को नहीं रखना चाहते क्योंकि वो लोग फिर उसको ले जाएंगे, या यहाँ सास जेठानी नहीं रहने दे रहे, जेठानी को मेरे बेटे से कोई मतलब नहीं, क्या करूं। मतलब मुझे जो समझ में आया, पति की नौकरी नहीं है,
भूपति की नौकरी, तो स्पेलिंग इस बीच में खराब हो जाती है ना, अर्थ का अनर्थ होने का डर रहता है। लेकिन जितना मुझे समझ में आया है वो ये है कि आपके पति की भी नौकरी नहीं है, और जो सास और जेठानी है वो पॉलिटिक्स खेल रही है, तो आपका ससुराल में भी रहना मुश्किल हो रहा है और आपका मैके में भी रहना मुश्किल हो रहा है। ठीक है। अब मुझे ऐसी कंडीशन में ये नहीं समझ में आता कि अगर सब कुछ हमारे एंटी जा रहा है, लेकिन हम तो अपने साथ हैं ना। अगर आपके पति नहीं कमा रहे तो आप क्यों नहीं कमाने के लिए कोशिश करते? मैं मानती हूँ स्टार्टिंग करना आसान नहीं है, कम पैसे कमाओगे, स्किल्स नहीं है तो कम पैसों की नौकरी मिलेगी कहीं प्राइवेट में, लेकिन जीरो से वो भी ज्यादा रहेगा। और अपने हाथ में चार पैसे आते ही फिर कॉन्फिडेंस आता है। जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे को मायके वाले रखें या ससुराल वाले रखें तब हमारे बच्चे पलेंगे। बच्चे हमने पैदा किए हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो अपने पति को मोटिवेट करो, उनके साथ भी ये चीज शेयर करो कि भाई इतनी परेशानी है, या हमारा बच्चा है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें पालना है। जितना वो कर दें ठीक, बाकी कोशिश वो कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे मैं तो कहूँ, फिर भी आप अपने साथ तो खड़ी हो, आप निकलो घर से बाहर, काम ढूंढो। बच्चा छोटा है, उसे लेके जाओ। मेहनत मैं कहती हूँ दुगनी क्या चौगुनी हो जाती है। एक होता है नौकरी मिल गई, आराम से हम काम कर रहे हैं, या फिर हमारे पास स्किल है, हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मुसीबत तो होती तभी है जब हमारे पास ना स्किल है और ना फैमिली सपोर्ट है, अब हमें पैसे कमाने हैं। ऐसे औरतों की, महिलाओं की जो मेहनत है ना, वो दो गुनी भी नहीं, चार गुनी हो जाती है। बहुत सारी हिम्मत लगती है खड़े होने में, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी इम्पॉसिबल नहीं है। सोचने में डरावना लगता है, जब निकलोगे तो होएगा। पैसों का काम पैसों से ही होएगा, और किसी का सपोर्ट आप मांग सकते हो, वो दे ना दे उस पर आपका जोर नहीं है। तो अगर कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा तो भैया अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कमर कस लो कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, और मुझे वापस मतलब अब अपने आप बिना किसी सहारे के अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखने लायक बनना है। ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। जो आप कह रहे हो ना कि क्या करूं, एग्जैक्टली यही करने का अब समय आ चुका। नेक्स्ट, मैम मेरे भाई और हस्बैंड के बीच कुछ बात हो गई थी अभी 4 दिन पहले, तो अब हस्बैंड मायके जाने नहीं देते, 1 साल हो चुका। मैंने भी बोल दिया कि अगर कल को वहां किसी की डेथ भी हो गई मैं तब भी नहीं जाऊंगी, और ना कहीं आपकी रिश्तेदारी में जाऊंगी, कुछ भी हो। देखो ये चीज है ना, गुस्से में बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं, लेकिन भगवान ना करे जब ऐसा कोई मरे जिंदे का काम होता है ना, तो सारा गुस्सा एक तरफ रख के इंसानियत के नाते इंसान पहुंचते हैं, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं, है ना। और कई बार जुड़े हुए रिश्ते उसी टाइम की खटास की वजह से टूट जाते हैं। तो इतना आगे की मत सोचो, फिलहाल ये देखो कि अभी ताजी ताजी बात है, रहो नॉर्मल, धीरे धीरे इस चीज को सुलझाने की कोशिश करो। आगे तक की कि कहते हैं नेवर से नेवर, वो वाली चीज ही मैं आपको बोलूंगी कि नेवर वाली चीज में मत जाओ। और ये कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, उनसे कोशिश करते रहो, थोड़े दिन बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं होती तब ये है कि आपको नहीं जाना, इट्स ओके, मेरा घर है, मैं जाऊंगी। मेरे भाई की और आपकी लड़ाई हुई है, मेरी नहीं हुई है, तो मैं जाऊंगी। अकेले जा सकती हो आप आराम से, अगर आपको मन है। उनको ले जाने को फोर्स मत करना, आपका रिश्ता चलता रहेगा। लेकिन इतनी लंबी बात मेरे हिसाब से अभी मत सोचो, ये ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, फेयर इंस्टा स्किन लाइटनिंग क्रीम बेस्ट है फॉर डार्क सर्कल, मैंने यूज किया है। डार्कनेस के साथ साथ स्किन भी फेयर हो जाती है, ट्राई करके देख सकती हो जिनको ये प्रॉब्लम है। ये 2-3 मुझे लग रहा है कमेंट अभी एक स्टार्टिंग में जब मैं देखना शुरू किया था तब ये ऐसे आए हैं, जो शायद किसी ने पूछा था कि उनकी एज बहुत कम है और डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करें। उनको चाहिए कि वो एपिसोड 210 वाले कमेंट सेक्शन को पढ़ ले जाके, है ना, तो उसमें उनके रेमेडी वो उनको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, मैम मेरे इन लॉज और हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, मेरी इमेज सोसाइटी में खराब करते हैं कि प्राउडली है, जबकि हस्बैंड प्राउडी है, जबकि हस्बैंड मुझे पब्लिकली इग्नोर करते हैं, साथ में नहीं चलते, कार में पीछे बिठाते हैं, बहुत बार तो कार में भी नहीं लेके चलते। ये तो बस एक का एग्जाम्पल है, और भी चीजें हैं जो बताते हुए भी शर्म आती है। जॉब भी नहीं करने देते, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करते हैं, प्लीज हेल्प मी, मैं कैसे अपनी वैल्यू बनाऊं अपनी सोसाइटी में। मेरी 2 बेटियां हैं, नो रिस्पेक्ट एट माई इन लॉज होम। देखो, अगर घरेलू हिंसा वाला मुद्दे तक नहीं आया ना, अभी सिर्फ वर्बल ये है कि बेइज्जती हो रही है, वैल्यू नहीं कर रहे, वहां तक की मैं बता रही हूँ। अगर यहाँ तक स्थिति आपके घर में है तो आपको क्या करना है कि जॉब नहीं करने देते इस वाले स्टेटमेंट को कैंसिल कर दो, जॉब करने के लिए निकलो।
क्या होएगा, मेरी कहना नहीं सुनता, ऑलरेडी आपकी इमेज ऐसी बनी हुई है, क्या होएगा, बहुत घमंडी है, पढ़ाई पे घमंड है। आपकी इमेज ऑलरेडी वो खराब कर चुके हैं, खराब करने के लिए और कुछ है नहीं। ठीक है, आपके साथ वो अभी भी ढंग से भी पेश नहीं आ रहे, तो वो पेश नहीं आने के उसका भी कोई वो खत्म, कि जी अगर सब कुछ सही चल रहा है, अगर मैं जॉब करने जाऊंगी इनकी मर्जी के खिलाफ तो चीजें खराब हो जाएंगी। चीजें ऑलरेडी खराब है। ठीक है, तो क्या है, सिंपली भैया जॉब करने निकलो। एक तो स्पेस बदलेगा, बाहर निकलोगी और लोगों से मिलोगी, कुछ घंटे यहाँ से बाहर रहोगी। दूसरी चीज, आपकी अपनी आइडेंटिटी बनेगी, पैसे आएंगे चार। तीसरी चीज, अगर वो अब नहीं भी आप पे ध्यान देते उसके बाद भी स्थिति जस की तस रहती है, आप इतने व्यस्त हो जाओगे, आपको जितना फर्क पड़ रहा है उसका 20% पड़ेगा। बेस्ट इलाज है, इस टाइम पे निकलो बाहर और जॉब पकड़ो, अगर जो भी आप जिस लायक भी हो और कर सकती हो तो। इस चक्कर को आप छोड़ दो कि ये नहीं करने दे रहे, अब आपको करनी है तो आप करो। नेक्स्ट दी, मैं भी बचपन से गॉड पर बहुत बिलीव करती हूँ, गॉड पर। बट जब मेरे हबी एक्सपायर हुए, इन लॉज ने साथ नहीं दिया, मैके वालों ने साथ नहीं दिया, बेटा भी 12 साल का था तो मैंने भी पूजा करती थी, बट बिलीव नहीं रहा था। अब मेरी माँ भी नहीं है, अब बेटा भी बाहर चला गया, पढ़ने में सुकून से रह रहे हैं, पढ़ने में सुकून से रह रही हूँ। अब देखो, एक चीज होती है, मैं कह रही थी ना पिछली बार की, कुछ जीवन में हादसे ऐसे होते हैं जब आपका सारा विश्वास, सारी समझदारी हिल जाती है, वो टाइम आता है। लेकिन अगर हम इतने बड़े धीरज वाले हो जाएं तो हम भगवान ही ना बन जाएं। तो आप भाई, पति का जाना, जीवन बिल्कुल बर्बाद सा हो जाता है, खाली रह गए, आपका साथी चला गया, दुख की बात तो है ही। ऊपर से जिम्मेदारियां, फिर आपके जो सो कॉल्ड अपने थे, अगर ऐसे टाइम पे वो भी साथ ना दे तो फिर जाहिर सी बात है भगवान पे से उस टाइम पे विश्वास हिल जाएगा और फिर आप पूजा करनी छोड़ भी दोगे। लेकिन बात यह है कि हम इंसान होने के नाते, बच्चे होने के नाते भगवान को छोड़ देते हैं, बट जो भगवान है ना वो कभी नहीं छोड़ते। और अगर हमारी इंटेंशन किसी को दुख पहुंचाने की नहीं है, हम खुद दुखी हैं, इसलिए ये सब हो रहा है हमारे लिए कि हम पूजा नहीं कर पा रहे, कुछ और है, कुछ टाइम बाद नॉर्मल वो कर देते हैं चीजें, हम वापस उनकी तरफ लौट के आ जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ ना, भगवान पेरेंट की तरह है, तो बच्चे हमसे गुस्सा हो जाते हैं कितनी बार, बच्चे अपने माँ बाप से बोलना बंद कर देते हैं, बड़े होते हैं घर छोड़ के भी चले जाते हैं कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, कुछ और है, या आप नहीं हमें समझ रहे, होती है ना वो चीजें। तो लेकिन माँ बाप का भी बच्चों की केयर करना तो नहीं छोड़ देते ना, चाहे वो उनसे फिजिकली साथ रहे ना रहे, लेकिन मेंटली वो उनके लिए तब भी प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो वही चीज भगवान के साथ है कि ठीक है, हम इंसान हैं, ऐसी दिक्कत आई, हमारा विश्वास हिल गया, हमने पूजा करनी छोड़ दी, इट्स ओके कम्प्लीटली। लेकिन एक टाइम बाद वो वापस चीजें भगवान अब ऑटोमेटिकली ठीक करते हैं। और तो मतलब इस गिल्ट में मत जाओ कि मैंने छोड़ दिया या भगवान है ही नहीं, बस हैं। लेकिन कभी हमारे जो कर्म का वो भी है, हमारी जो नियति है, कभी हम झेल जाते हैं, कभी इतनी होती है कि हमसे झेल ही नहीं जाती तो हम भगवान से ही लड़ पड़ते हैं। तो वो चीज है, लेकिन इट्स ओके मुझे लगता है, अगर हम उन्हें पेरेंट मानते हैं तो इट्स कम्प्लीटली ओके। कुछ दिन बाद हमारा गुस्सा दुख जब सामान्य होगा, हम वापस फिर पूजा करने लगेंगे। कोई ऐसी चीज जब उन्हें लगेगा सही समय होगा, वो ऐसी हमें दिखा देंगे कि हमारी आस्था उन पर वापिस आ जाएगी, है ना। इट्स कम्प्लीटली ओके। नेक्स्ट दी, मेरी फ्रेंड कोर्ट केस चल रहा है अभी उसके ससुराल से, उसे किसी ने कॉल नहीं किया, उसकी मौसी सास ने कॉल किया उनसे, बट बात करे या नहीं, क्योंकि उसकी सास है नहीं, ससुराल वालों फोन लगवाया है उसे, बट करना चाहिए या नहीं इस बार, जय श्री कृष्णा मैं बाहर हूँ, मैं फ्री होकर करती हूँ, ये बोलकर रख दिया। लेकिन वो रिटर्न कॉल करके उनसे बात करना चाहिए या नहीं। आप खुद रिटर्न ना करे कॉल, लेकिन अगर वहां से बात आती है तो फोन उठा ले, सुन ले, पूछ ले क्या कह रहे हैं। केवल बात करने भर से कुछ नहीं है, लेकिन कोर्ट केस चल रहा है तो अपनी बातें सोच समझ के करे, उनकी सारी सुन ले, अपनी कुछ कहे ना, ताकि उसकी बात को तोड़ मरोड़ के कोर्ट केस में उसके खिलाफ कहीं से कहीं तक यूज ना करा जा सके। उनकी सुन लो, सुनने में क्या है। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा 5 साल का बच्चा है, मैं इन लॉज से अलग रहती हूँ, मैंने बच्चे के मोबाइल एंड जंक फूड से दूर रखा था, बच्चा इन लॉज के पास रहना ज्यादा पसंद करता है, कॉज वहां से कोई रोक टोक नहीं है। अभी हॉस्टल के लिए बोलते हैं, मुझे लगता है हॉस्टल के बाद बच्चे का हमारे से अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, या उसे बाद बैड हैबिट में तो नहीं पड़ जाएगा, आप बताइए मैं क्या करूँ। देखो, ये सारे जो डर है ना, हम कितना भी डर लें ना, हमारे हाथ में इनमें से कुछ नहीं है।
हमारा बच्चा अगर मान लो हम 20-21 साल तक उसे बिल्कुल सेफ्टी से किसी भी बुरी आदत बुरे लोगों से बचाते हुए पाल के चले गए, अगर उसका गड़बड़ होना होगा ना हिसाब किताब, वो 22वें साल में कर लेगा सारे व्यसन। जिंदगी का पता थोड़ी है कि कौन सी एज में आप कुछ गलती वाले काम करना शुरू करोगे। और जो अर्ली एज में गलती कर लेते हैं, मुझे लगता है वो फिर भी एक बार को जाके बड़े होते होते उनमें मेच्योरिटी आती है, वो समझ जाते हैं चीजों को। लेकिन जो शुरू से छत्र छाया में रहे होते हैं, कभी खुद गलती करी ही नहीं, कुछ हमने करने ही नहीं दी उतनी आजादी, तो जिस टाइम उनको आजादी मिलती है वो लोग फिर उस टाइम पे जीरो से शुरू करते हैं गलतियां करना। ये भी एक चीज है। तो जो बच्चे को लेके इतनी आशंका आपके मन में है ना, मैं तो यही कहूंगी इनका कुछ हल नहीं है। तो बेकार ही आप स्ट्रेस ले रहे हो, चीजें जो आपके हाथ में नहीं है उसको भगवान पे भी छोड़ना सीखो। रही बात हॉस्टल की, दुनिया भर के बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी का नया फेज शुरू होता है। अच्छे बच्चों से भी मिलेंगे, बुरे से भी मिलेंगे, वो दुनिया का मिनी रूप होगा। वहां जाएगा, अगर आपने उसको मेंटली स्ट्रांग इतना बना दिया, एक सही गलत की लाइन जो मुझे समझ में आता है ना, हमारी मम्मी ने जो कुछ चीजें थी उनके हिसाब से वो बिल्कुल गलत थी, तो उन्होंने हमें बचपन से ना वो इतनी बार कह के ड्रिल कर दी थी कि जब हम अलग रह रहे हैं ना, तो वहां मम्मी नहीं है याद दिलाने के लिए, लेकिन हमें पता है कि कहाँ तक हम चांस ले सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, और कहाँ आके हमें बिल्कुल रुकना है कि ये लाइन बिल्कुल गलत है ना। बीइंग अ गर्ल जो हमें सिखा दिया, बीइंग अ बॉय जो हमारे भाइयों को सिखा दिया, तो हम लोग उसके उधर उधर कितनी भी गुलाटियां मार लें उस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज मैं सारा क्रेडिट अब किसको दे रही हूँ, अपने पेरेंट्स को दे रही हूँ कि मेरी मम्मी ने वो चीज ऐसे नहीं बैठ के एक बार बता दी, वो इतनी बार बोली गई हमारे सामने कि वो चीज दिमाग में फिट है। छोटी सी चीज है, देखो कि बाहर जाते हुए ना, जैसे रास्ते में चलते फिरते स्ट्रीट वालों से जो कुछ खाना पीने की चीज वाले खड़े रहते हैं, उनसे खाना पीना खा लिया हमने चलते हुए कि हमें भूख लग गई, तो हमारे घर में शुरू से इस चीज को ना बड़ा वो मानते थे कि ये तो बड़ी, मतलब लिटरली ये भाषा होती थी कि पत्ते चाटती है ये तो, अगर कोई ऐसे खाता है तो, है ना, कि जो खाना घर में लेके अगर कोई आ गया खा लिया वो ठीक है, लेकिन सड़क पे चलते फिरते खा लिया ना, उसको एक ऐब माना जाता था, बुराई मानी जाती थी। अब बड़े हो गए, पता है उसमें कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन वो समझ में आता है कि शायद हेल्थ इशू वाला चक्कर है कि राह चलते खा रहे हैं। अब उसमें क्या है कि वो चीज इतनी बार सुनी हुई है कि आप यकीन करोगे, अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, ये कहीं रुक के मुझे कुछ खिलवा दे ठीक है, अगर मैं अकेली हूँ, मैं 6 घंटे भी सड़क पर घूमती रहूंगी ना, मैं 10 रुपए की फ्रूटी भी लेके नहीं पीती। ना वहां मुद्दा 10 रुपए का है, ना वहां मुद्दा हेल्थ का है, ना वहां मुद्दा ये है कि मतलब मुझे लेनी है नहीं लेनी है, लेनी ही नहीं है, वो दिमाग में ही नहीं आती। प्यास लग रही है, चलती जा रही हूँ, दिख रही है दुकान है सब कुछ है, लेकिन मैं ले दी नहीं, चले ही जाऊंगी चले जाऊंगी, ऐसे ही रास्ते में कहीं रुकना कि सीधे घर आना, सीधे घर आना, सीधे घर आना, वो इतनी बार सुना है ना दिमाग में कि सीधे घर आना। स्कूटी भी चलाती थी, बीच में कुछ लेना भी है ना, तो मुझे 4-5 दिन लगते थे सोचने में कि मैं रुकूंगी मैं रुकूंगी मैं रुकूंगी, तब कभी रुकती थी और कई बार रुकती ही नहीं थी, 4-5 दिन बाद भी लगता था चल छोड़। तो अब यहाँ पे ये क्या, ये चीज है कुछ गलत सही नहीं है, मैं आपको इस पॉइंट से ये समझाना चाह रही हूँ कि जो हम बार बार अपने बच्चों में संस्कार, जिसे कहते हैं ना संस्कार, वो जो आपने डाल दिए, एंड में बच्चा उनका यूज करके आगे बढ़ेगा, फिर वो अपने तरीके से उन्हें जज करेगा कि वो सही थे या गलत थे। अब अपने पेरेंट्स की सिखाई हुई कुछ बातें मुझे समझ में आती है कि वो बिल्कुल सही थी, कुछ आती है कि बिल्कुल बेसिर पैर की बातें थी, लॉजिक ही नहीं बन रहा, प्रैक्टिकली देखा तो वो गलत लग रही है, उन्हें छोड़ दिया। ऐसे ही आपके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, तो आप बस ये ध्यान दो कि आपने उसको अब तक सिखाया क्या है। रही बात खाने पीने की, देखो अगर आपका बच्चा कहने से नहीं सुन रहा, कितने बच्चों को मैंने देखा जो 12-15 साल के होते होते इतने ओवरवेट हो जाते हैं, आप ना बेशक उनको दिखाओ कि भैया ऐसे हो जाएगा शरीर, होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आपको ऐसे बच्चे ढूंढने में आपकी गली मोहल्ले में मिल जाएंगे कि एज उनकी इतनी कम है और वो मोटे मोटे इतने हो गए हैं कि मतलब उन्हें दुनिया भर की बीमारी, ना वो देखने में ठीक लग रहे हैं, ओवरवेट होने की वजह से काम नहीं हो रहा। ऐसे बच्चों को दिखाओ कि ऐसा बनना है तुम्हें, तो खाना पीना उस तरीके से खाओ। आप ना इन लॉज को रोक सकते हैं, ना आप अपने बच्चों को पूरी तरह रोक सकते हैं, बस आप कोशिश करते रहो, एंड रिजल्ट मिल जाएंगे। 0 या नंबर 1 इसके चक्कर में मत पड़ो, बीच का रास्ता पकड़ो, बच्चे भी पल जाएंगे, और बाकी चीजें भाई अपनी कोशिश के बाद, मैं तो यही कर रही हूँ,
अपनी कोशिश जो हो गई ठीक है, उसमें भी मुझे लगता है जितना मेरे करना चाहिए शायद मैं उतना नहीं कर रही, और फिर भी मैं उसके आगे ना भगवान को समर्पित कर देती हूँ कि भैया ध्यान रखना आप ही वही करो। ज्यादा इतना ना स्ट्रेस बच्चों को लेके परेशान होने से कुछ नहीं होना। आप कितना भी फूक फूक के उसको आगे करके बड़ा करो कि नहीं यहाँ से बचा लूं वहां से बचा लूं, उसका जो होना है वो हो जाएगा। तो इसलिए निश्चिंत रहो, अच्छे संस्कार दे दो उसको, अच्छी चीजें बता दो, बार 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 उसको ड्रिल कर दो उन चीजों को, आगे वही काम आएंगी उसको। नेक्स्ट, दुख सबके जीवन में है अलग अलग रूप में, या लोगों ने आपको कृष्णा बना दिया है कि हमारी समस्याओं का हल करो। ऑल द बेस्ट, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं ग्रेटफुल हूँ भगवान की कि मुझे ये मौका मिल रहा है और मैं कर पा रही हूँ लोगों की मदद। नेक्स्ट, इंसान को अगर मैके और ससुराल दोनों में प्यार ना मिले सब कुछ करने के बाद भी, तो क्या करना चाहिए? ससुराल वाले हमारे बच्चों से भी भेदभाव करते हैं, इंसान को अपने आप में अपनी फैमिली में मस्त हो जाना चाहिए। एट द एंड ऑफ द, ये जो आपका मिड लाइफ है ये खत्म होगी ना, तब हेड ऑफ द फैमिली आप होंगे और आपके बच्चे होंगे, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि वो लाइफ स्टार्ट करने का समय आ गया, मैके और ससुराल से अलग अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने का, अपनी फैमिली एंजॉय करने का। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी को 10 साल हो गए, 2 बेटियां हैं, मेरे पति मुझसे और बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे ससुर उनसे हमेशा झगड़ा करते हैं, कोई भी घर पर आए उसके सामने उनके बारे में बहुत बुरा बोलते हैं, बीवी का गुलाम है, हमारा कोई काम नहीं करता, वो अंदर से बहुत परेशान है, मुझे कभी कुछ बताते नहीं है, बट मैं समझ जाती हूँ, मुझे लगता है मैं सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से है, अगर मैं उनसे दूर हो जाऊं तो क्या सब सही हो सकता है? प्लीज मैम जरूर जवाब दें। बिल्कुल बकवास ख्याल आ रहे हैं आपके दिमाग में, आप इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल ना सोचें। अगर आपके पति आपका ध्यान रख सकते हैं, अपनी बेटियों को प्यार कर सकते हैं और अपने बाप का सम्मान रखने के लिए उसकी बेवकूफी भरी बातें भी सुन सकते हैं, तो आपके पति बिल्कुल सक्षम है, वो खुद हैंडल कर रहे हैं इस चीज को। रही बात कि आपको पता है कि वो बहुत दुखी हैं, देखो आपको लग रहा है क्योंकि आपके ससुर बोल रहे हैं, उनको आदत होगी, उनका वो बाप है, समझे? तो अगर उनको ज्यादा हर्ट होएगा ना, तो हो सकता है वो इस चीज से छूटने के लिए उनके सामने आपकी केयर करना बंद कर दें, या 10 चीज है। तो आप इस चीज में, मेरा राय है कि आप बिल्कुल ना पढ़ो, बाप बेटे के बीच की बात है, उन्हें हैंडल करने दो, आपके हटने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल बेसिर पैर का ख्याल है आपके दिमाग में, इसे बिल्कुल निकाल दो अपने मन से। नेक्स्ट, दी अपना घर कैसे बनाएं अगर फाइनेंशियली वीक हो? तो मेरे ससुराल वाले काफी अच्छी कंडीशन में है, पर वो हमारी कोई हेल्प नहीं करते, फाइनेंशियली और इमोशनली हेल्प भी नहीं है, देवर जेठ की हर तरफ से हेल्प की जाती है, देरानी और जेठानी भी बड़ी चालाक है, मेरे खिलाफ कान भरती है, पूरी फैमिली एक है, हमको अकेला छोड़ दिया है, क्या करें? प्लीज रिप्लाई। जब अकेले पड़ जाते हो तो एक तरफ से ये नेगेटिव है कि हमें कोई बैकअप नहीं मिल रहा फाइनेंशियली और मेंटली, लेकिन एक तरफ से ये पॉजिटिव भी होता है कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ जो वो है कि हम बेड़ियां जो होती हैं कि ये रिश्ते हैं इनका ये वो करना, आप उनसे भी छूट गए। रही बात ये कि जब पैसे कम हो तो मकान कैसे बना है? देखो मकान ऐसी चीज है, जब सोचते हो ना तो वो पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन जब एक एक कदम बढ़ाते हो तो बन जाता है। हर रेंज के मकान होते हैं, लोन हर जगह के मिलते हैं, है ना? तो आप जब ये सोच लोगे कि हमें अपना घर बनाना है छोटा सा, ढूंढना शुरू करोगे, मिल जाए, फिर उसके लिए पैसे जोड़ना शुरू करोगे तो भी आपको लोन भी मिलेगा, आपको बेस अमाउंट जो है वो अभी आज से ही जो शुरू करना है, वो उसकी जो एक बेस अमाउंट देनी होती है ना, वो तो अपने पास तैयार करनी शुरू कर दो, बचाओ जहां से बचा सकती हो, कमाओ जहां से कमा सकते हो, एक लमसम अमाउंट छोटा सा जोड़ना शुरू करो, छोटी से ही सेविंग स्टार्ट करो, और फिर इधर प्रॉपर्टी देखना शुरू करो अपनी रेंज में कि हमारी मैक्सिमम हैसियत कहाँ तक का घर लेने की है, और ढूंढना शुरू करोगे ना हर रेंज का मकान मिल जाएगा आपको। और उनको देखो मत कि वो क्या कर रहे हैं, अब आप अपना देखो कि हमें क्या करना है आगे। नेक्स्ट, दी मेरी फ्रेंड के ससुराल वाले टॉक्सिक है, मैके में भी कोई प्यार नहीं मिलता, बहाने पॉलिटिक्स, बहनें पॉलिटिक्स करती हैं, माँ भी मोस्टली उनकी साइड लेती है, मेरी फ्रेंड बाकी बहनों से फाइनेंशियली वीक है, उसकी कोई अहमियत नहीं घर में, वो साल में एक बार पियर जाती है, पर बहनें एक गुट बना लेंगी, वो अकेले पड़ जाती है, उसको अपने मायके जाना चाहिए या नहीं? प्लीज रिप्लाई। नहीं, जब इतनी परेशानी हो तो किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि जाना जरूरी है। बच्चों के लिए रूल्स कैसे बनाएं और रूल कैसे फॉलो करवाएं?
उनको रूल में अपने जब बनाते हो ना तो बच्चों का भी इंक्लूड करो, उनसे ही बनवाओ, तब फॉलो कराना आसान है। लगा के लिख के ऐसी जगह चिपका लो जहाँ सबको दिखाई दे, और जो भी उस रूल को फॉलो करने के बाद इनाम बनाया है उसको जरूर देना। नेक्स्ट, दी क्लिप कैसे करूं? जब आप वीडियो देखते हो नीचे एक कैंची का निशान, उसके आगे क्लिप लिखा हुआ आता है। तो वीडियो का जो भी पार्ट आपको क्लिप करना हो, जब वो प्ले हो रहा हो आप कैंची का निशान पे टैप करेंगे, आ जाएगा क्लिप दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, क्रिएट लिंक हो जाएगा। जैसे उसे शेयर करोगे तो वो एक नीली लाइन बन के लिंक के रूप में शेयर हो जाएगा, जहां पर भी आप करोगे। जब भी कोई उस लिंक पर टैप करेगा तो वीडियो सेम पार्ट से प्ले हो जाएगी, आगे तक की फिर प्ले होती रहेगी, उससे पहले का प्ले नहीं होगा। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मैं आपकी रेगुलर व्यूअर हूँ, मुझे बस ये बता दो मैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करूँ? मुझे बहुत गुस्सा आता है आपकी वो वाली बात, जब हम गलत करें तो अपने गाल पर जोरदार चांटा मारें। देखो गुस्सा ना, मैं हमेशा कहती हूँ गुस्सा इज लाइक डांस। आता है डांस, म्यूजिक बज रहा है हमारी पसंद का, लेकिन हम नाचेंगे तब जब हम एक्चुअली अपने आप को कहेंगे कि चलो नाचते हैं, तब हम डांस करते हैं, है ना। अब हम किसी के मरे हुए में बैठे हैं, हमारा फेवरेट डांस कहीं गली में बाहर बज गया, नाचने लगोगे? नहीं। सेम गुस्सा है, कितना भी गुस्सा आ रहा हो, बॉस ने हमें गाली भी दे दी, मार दोगे उसे पलट के चांटा? नहीं। बच्चे ने जरा सी जिद भी कर दी, मार सकते हो इसलिए उसे मार दी। तो गुस्सा जितना भी हम कर रहे हैं ना हमारे ऊपर है, उसे कंट्रोल करना भी। तो हमेशा याद करो कि गुस्सा इज लाइक डांस, जब चाहोगे वो तभी होएगा। जो ये कहता है ना गुस्से में मुंह से निकल गया, बकवास। आप पर्पजली चूज करते हो कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इसे बोल दूं। चुप रहना चूज करोगे, चुप भी रह जाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, दिए आज आपकी इनफर्टिलिटी वाली बात सुनते हो मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा था। मैं भी अभी ट्रांसफर के मेंटल प्रेशर से जूझ रही हूँ, बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाता। अभी को अपने रिश्तेदारों पर बहुत भरोसा है, लेकिन हर बार धोखा हो जाता है। भगवान जी से प्रे करती रहती हूँ कि मुझे अपने बच्चों के साथ रहकर एक हैप्पी लाइफ जीने को मिले। आप बहुत ब्रेव हो दी, आपका हर ब्लॉग पूरा देखती हूँ। थैंक यू आपकी तारीफ के लिए, और गॉड ब्लेस यू। भगवान करे आपकी सारी मुश्किलें जल्दी जल्दी दूर हो जाएं। नेक्स्ट, हेलो सुनीता दी, आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो सुपर हिट लेवल के होते हैं। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन बीटीसी में कराया है, उसे मैं टीचिंग का कोर्स कराना चाहती हूँ। विच वन इज बेटर, बीएड एंड बीटीसी? देखो आपकी चॉइस है कि बीएड करके आपकी लड़की इंटर कॉलेज में पढ़ा पाएगी, बीटीसी करके वो केवल प्राइमरी तक रहेगी। और मेरी मानो, जो मेरा ड्रीम है, या मैं अपने हर आने वाले बच्चे को सलाह देना चाहती हूँ, भैया अगर टीचिंग लाइन में जाना ही है ना, इंटर कॉलेज तक भी जिंदगी हराम कर रखी है टीचरों की। ना इज्जत है ना सुकून है। जिस काम के लिए नौकरी पकड़ी थी वो करने के लिए आपको बड़ी मुश्किल में मिलेगा। ठीक है, तो जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, लेके फर्स्ट से इंटर तक, वो सब पब्लिक स्कूलों में जा रहे हैं। तो यहाँ आपको स्टूडेंट भी नहीं मिलने के ऐसे ढंग के बहुत ज्यादा कि हाँ मेहनत करो तो वहां कुछ रिजल्ट निकले, गिने चुने निकलेंगे। ठीक है, तो अगर टीचिंग में जाना है ना, थोड़ा और पढ़ लो, नेट क्वालिफाई कर लो, डिग्री कॉलेज में ट्राई करो सीधे प्रोफेसर के लिए। मेरी तो अब सोच ये है इस टाइम। लेकिन हाँ, दोनों में से वही है, आप देख लो कि 8th तक पढ़वाना है, 10th तक पढ़वाना है, इंटर कॉलेज में भेजना है, उस हिसाब से ये है। नौकरी पाना कहीं भी आसान नहीं, स्ट्रगल सब जगह है। लेकिन प्राइमरी सेक्शन तो भैया मैं तो सलाह देती नहीं अब किसी को कि आओ, बहुत ही ज्यादा हालत खराब कर रखी है यहाँ तो। टीचिंग का तो बस नाम है, आपको पता नहीं क्या ही बना दिया है यहाँ लाके, मल्टी फंक्शनल कर्मचारी, सिवाय पढ़ाने के बाकी सब करवा रहे हैं वो हमसे। नेक्स्ट, थैंक्स दी मेरे कमेंट्स का जवाब देने के लिए। सुदामा वाली स्टोरी सुनकर बहुत अच्छी सीख मिली, आप हमेशा खुश रहो। धन्यवाद जी। नेक्स्ट, दीदी प्लीज रिप्लाई देना, मैं अपने सास के साथ रहती हूँ, एक है मेरी किसी बात का बुरा लग गया, जबकि मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। अब मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, मैंने भी, पर वो मुझे माफ नहीं कर रही। मैंने उनको सॉरी भी बोला, फिर भी नाराज है, मैं काफी इमोशनल हूँ। अब आपके हिस्से में जो भी थे काम आपने सब कर दिए, मतलब आपने गलती रियलाइज मान ली, अपनी गलती है, आपने उनको सॉरी भी बोल दिया। अब आपके करने के लिए कुछ बचा नहीं है, अब जस्ट लेट इट बी। आप अपना काम नॉर्मली करती रहो, जैसे नॉर्मली उनसे बोलती थी वैसे बोलती रहो, खाना पानी जैसे देती थी वैसे देती रहो। गुस्से की एक सीमा होती है, थोड़े दिन बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी चीजें।
अब इस चीज में कुछ मत करो और ना ज्यादा माफी मांगो, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना अपनी बेइज्जती करवाने में। मानेंगे वो तभी जब अपने आप ही नॉर्मल होंगे। नेक्स्ट, वीडियो से स्टिचिंग सीख सकते हैं। मैंने वीडियो से सीखा है। गाउन, लहंगा, वन पीस, डिजाइनर ड्रेस सब कुछ बना लेती हूँ। हर कोई तारीफ करता है, बट मैं बाहर के नहीं सिलती, शौक के लिए सीखा। अब मजा आता है सुंदर सुंदर डिजाइनर ड्रेस बनाकर पहनने में। मैंने शादी फंक्शन में भी कपड़े खरीदना बंद कर दिया है। ये उस चीज का जवाब था कि एक लेडी का आया था क्वेश्चन की उनकी सिलाई का काम वो बाहर का करती है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आती, तो सिलाई सीखें क्या। तो मैंने यही कहा था कि यूट्यूब से सीख लो, पैसे भी नहीं लगेंगे और बहुत अच्छा तुम्हें मिल जाएगा कंटेंट। उसी का है कि इन्होंने सीखी है। नेक्स्ट, मुझे एक सवाल आपसे पूछना था। मुझे पहले से एक बेटा है, सेकंड सी सेक्शन होना है नेक्स्ट मंथ। सब कह रहे हैं नसबंदी और सी सेक्शन दोनों संग करा लो, रिकवरी साथ में हो जाएगी। पहले मैं भी चाहती थी कि साथ में दोनों ऑपरेशन हो जाए। अभी तो सास है, थोड़ा संभाल लेगी, बाद में ये ऑपरेशन कराया तो कोई संभालने वाला नहीं है। पर रील्स या रियल में बहुत से केसेस सुने हैं, ज्यादा जहाँ पैदा होते हैं 2-4 दिन में बच्चे को कुछ हो जाता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या करूंगी आगे, प्लीज गाइड कीजिए, क्या बेस्ट होगा। आपके भी 2 बेटियां हैं, क्या आपने भी ऑपरेशन करवाया है, प्लीज। देखो, नेगेटिव थिंकिंग का ना कोई इलाज नहीं है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, 2-4 दिन के बाद क्या, बड़ा होके कुछ नहीं हो सकता बच्चे को, और 20-21 साल के नहीं हो सकता कुछ भी। जिंदगी का किसका क्या पता है। तो आप ऐसे सोचोगी तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे जो है मैंने देखे हैं जिनके ऑपरेशन हुए हैं नसबंदी वाले, वो आखिरी ऑपरेशन के टाइम पे ही करवाए हैं मेरे यहाँ तो, जिसने भी करवाए हैं। रही बात मेरी कि मैंने करवाया या नहीं करवाया, मैंने नहीं करवाया। मैं चाहती थी कि हो जाए, डॉक्टर ने बोला नहीं रहने दो, अभी 2 बेटियां हैं, ये एंड ऑल दैट। अब दोबारा ना मैं करवाने गई और ना मैंने आगे कुछ और सोचा। ठीक है, तो करवाना है तो करवा लो। बात वही है कि एक ही बार में निपटोगे, वरना फिर बाद में। और आपको लग रहा है ऐसा कुछ है, रुकना है, दोबारा दूसरे ऑपरेशन करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 हफ्ता बाद में फिर कभी, मतलब 1 हफ्ता रिकवर होने में लगेगा वो वाले ऑपरेशन में भी। आपको लग रहा है बाद में कराना है, प्रिकॉशन ले सकते हो, या जो भी आपको चांस लेना है, और तो वो कम्प्लीटली आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस ये बात निराधार है कि 2-4 दिन के बच्चों को कुछ हो जाता है। भाई होने को तो किसी को भी कुछ हो सकता है। इस चीज का डिसीजन मतलब ऐसे सोच के लेना ये गलत है। बाकी दोनों ही ऑप्शन सही है, ज्यादा वो नहीं है कि ये सही है या वो सही है, दोनों ही कर सकते हो। तो रुकना है रुक जाओ, नहीं तो बात तो वही है कि एक साथ निपटे काम, छुट्टी फारिग हो। नेक्स्ट, हाय, मेरी फ्रेंड की प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। उसके हस्बैंड की पॉकेट से कॉन्डम मिले, वह कही तू कि वो लोग यूज नहीं करता। इस बात को लेकर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, अब वो क्या करे। क्या करूंगे, अगर उनके साथ यूज नहीं होता तो किस लिए लिया है। भाई मे भी यूज नहीं करते लेकिन अब यूज करने लगे हो, उनका मन हो कि अब हम यूज करेंगे ये वाली प्रिकॉशन। और मैं दूसरा वही है जो शक है कि भाई क्या किसी दूसरे के संपर्क में है, इसका मतलब तो और खोजबीन करी जाएगी इस बात पे। लड़ाई के क्या, जो भी वो कहते हैं पहले उनका बयान ले लें अपने पति का कि वो क्या कह रहे हैं, फिर अपना देखें कि उसमें कितनी सत्यता उन्हें लग रही है। तो मुद्दा राड़ गई तो राड़ हो गई, लेकिन अब इसकी जांच करनी पड़ेगी उन्हें। नेक्स्ट, दीदी, मेरे हस्बैंड वैसे तो बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब भी हमारा किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो उनकी सुई एक ही बात पटक जाती है। मैं अकेला बिजनेस संभाल रहा हूँ, 50 काम रहते हैं, मुझे घर पे नहीं बैठता। मना कि तू घर संभाल रही है लेकिन कभी बिजनेस हैंडल करके देख, तभी आटे दाल का भाव पता चलेगा। ये सब बोलते टाइम वो ये बात भूल जाते हैं कि जब हमारी शादी हुई थी तभी मैं उनसे ज्यादा कमा रही थी, लेकिन बच्चा होने के बाद हमने मेंटली डिसाइड किया म्यूचुअली कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी, बच्चा और घर सिंगल हैंडेडली संभालने के साथ साथ मैं मेरा काम भी करती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली उससे मेरे हस्बैंड जितनी कमाई नहीं होती। बहुत दुख होता है, क्या ज्यादा पैसे कमाने ही सब कुछ होता है। मेरा करियर गया, उस बात से ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको सिर्फ खुद का काम दिखता है। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, और कभी समय उनको ऐसा दिखाता है ना जब कभी कि हम उनको प्रूव कर देते हैं। ऐसे में कई बार एक दो पिक्चरें बनी है कि लोग ना रोल सफल कर लेते हैं जब पता लगता है कि हमें अपना ही अपना दिख रहा था, दूसरा आदमी भी आग से खेल रहा है। तो ये थोड़ी सी ना मैच्योरिटी की कमी है, जब हमें केवल और केवल अपना ही काम नजर आता है। बिजनेस संभाल रहे हैं, माना टेंशन है, लेकिन मजदूरी थोड़ी कर रहे हैं। धूप में सारा दिन सुबह से जो रात तक
काम करते हैं उन लोगों को देख लो, फिर क्या कहोगे। और दूसरी चीज ये है, मान लो हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, कई घंटे की कर रहे हैं, नींद नहीं मिल रही है, कुछ है, लेकिन बदले में अगर हमें अच्छा पैसा मिल रहा है उस चीज का, तो हम बेचारे नहीं है, फिर हम ग्रेटफुल है कि हमें वो काम करने को मिला। रोना उन लोगों के साथ है जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनको देख के ही हमारे पसीने छूट जाए कि यार कितनी मेहनत का काम है, और उस मेहनत के बाद उनको सारा दिन के बाद पैसे क्या मिलते हैं कि वो ढंग से अपना पेट भी नहीं भर पा रहे, अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे। रोना उन लोगों का है, तो वो रोए कि भैया हम क्या करें, हमारे सिर में इतनी टेंशन है, वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप 12-18 घंटे भी काम कर रहे हो, मैं तो कह रही हूँ, और उसके बदले में आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है ना, तो बेवकूफ है जो रो रहा है। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपको काम मिला। तो इस चीज को ना आप एक आध बार कह भी सकती हो कि मतलब सीधे कहना कि लाओ संभाल लेती हूँ बिजनेस, तुम एक हफ्ते मेरा काम करके देख लो, और कर लोगी। जो अकेला घर, बच्चा और वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा ना, वो बिजनेस भी संभाल लेगा। 102% कह सकती हूँ मैं, 101 भी नहीं। वो संभाल लेगा, उसको 4 दिन नहीं लगने के समझने में कि क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कर लेगा। तो आप ना बिंदास एकदम वो कह दिया करो कि करके देख कहते रहते हो कि चलो करके देख लेते हैं, 1 महीना आप मेरा काम संभालो, मैं आपका संभालती हूँ, देखते हैं संभलता है नहीं संभलता। जीभ उनकी निकलेगी। लेकिन ये सिर्फ ये है कि बहस करने वाली बात है, बाकी तो जो शांति का इलाका है ना, वो जाने का, वो मैं बता दूं कि सिंपल है। आपको समझ में आ गई ये बात कि उनकी कम बुद्धि का ये बयान है। और जब मान लो कोई बच्चा है, कम अकल है उसमें, ठीक है, या बड़ा भी है उसमें कम अकल है, हमें समझ में आ गया, वो हमें गाली दे के चला गया, पीछे जाओगे उसके गाली क्यों दी तूने, या उसने हमें तू करके बात कर दी। मान लो मेरा कोई स्टूडेंट ही है, पहली क्लास में है, अभी आया है, उसको पता ही कुछ नहीं, अंदाजा ही नहीं है, कुछ उल्टी सीधी बात कर दी, तो मैं उसको चांटे मारूंगी क्या? कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहे, भैया उसे पता ही नहीं है, अभी सिखाना है स्कूल में कैसे बिहेव होता है, नहीं आता गुस्सा, सीधी बात है ना। तो अगर अब आपको ये समझ में आ गई हो मेरे प्रश्न सुन के कि ये केवल और केवल लेस मेच्योरिटी वाली बात है, जिसमें आदमी केवल अपना ही अपना देखता, दूसरे का उसको दिखाई नहीं देता, उसे अंदाजा ही नहीं होता, अगर ये सोच के करोगी तो गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा, आएगा ही नहीं कि भैया उनमें दिमाग ही नहीं है उतना। लेकिन बहस करनी है, सीधे कह दो कि देख ले क्या, लाओ मैं देख ही लेती हूँ, करो चेंज, मैं बैठती हूँ ऑफिस में और तुम संभालो बच्चा, घर, सब कुछ जैसा मैं करती हूँ वैसा, और साथ में वर्क फ्रॉम होम करो। देखो करने के तो है नहीं, लेकिन मुंह बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, और जय कह रही हो ना स्टार्टिंग में बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, लड़ाई में ही ऐसी बात होती है, तो जब लड़ाई में भी ऐसी बात होगी ना, कहना बड़े आराम से प्यार से, चलो शफल करते हैं, करके देखते हैं। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी सास अपनी छोटी बेटी को देसी घी देती है, उसके लिए और उसकी बेटी के लिए कोई उसके ससुराल वाले नहीं देते, वो वीटा घी यूज करते हैं, वो नहीं करती यूज, कहती है मैं तो अपनी बेटी के लिए देसी घी यूज करूंगी, तो मेरी सास दे रही है, ससुराल में मेरी बेटी की बधाई हो गई, बीडी तेई हो गई, क्या पता नहीं लिख रखा है, उसकी माँ कितना देती है और जमाई को भी खुश रखती है कुछ ना कुछ देने के बहाने, क्या ये सही है मैम? ससुराल वाले तो ऐसे कभी उसको कुछ नहीं देंगे, कब तक उनको खुश रखेंगे? देखो सास की ना वो बेटी है, अगर उन्हें लग रहा है कि देना चाहिए देने दो, आप बीच में ना पड़ो, बस सिंपल इलाज ये है, सही गलत कुछ नहीं होता, बीइंग अ माँ उसको लग रहा है मेरी लड़की को देना, दे दी। मुसीबत तब हो अगर आपके बच्चे सूखी रोटी खा रहे हो और वहां घी जा रहा है, तो ऑब्जेक्शन करने की बात है। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी जेठानी हर साल 15 दिन बीमारी का नाटक करके पड़ जाती है, काम सारे मुझे करने पड़ते हैं, किसी काम में एक भी सपोर्ट नहीं करता, मुझे बहुत इरिटेशन होती है, मैं पूरी पूरी रात पागलों की तरह रोती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ मैं भी इस तरह नाटक शुरू करूँ, मैं भी बीमार हूँ और करे कोई भी काम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़े। देखो ये ना नाटक वाले के साथ नाटक करना अपनी पर्सनैलिटी को दूषित करना होता है, ऐसे ख्याल आते हैं, मेरे मन में भी आता है, जब बहुत ज्यादा कोई बुरा बर्ताव कोई कर रहा होता है ना अपने छल प्रपंच से, एक बार को मन करता है मैं भी करूं ये सब चीज, लेकिन अंदर से ना कब आ जाती है कि भाई वो गंदे है, तुम क्यों गंदे बनोगे उसके साथ, वो अपने कर्म खराब कर रहा है झूठ प्रपंच करके, तुम क्यों कर रहे हो? तो हमें क्या करना है ऐसी कंडीशन में, जब इरिटेशन हो रही है, जब भी वो बीमार का नाटक कर रही है ये वो, उस टाइम आप काम कर रहे हो,
ठीक है, आपका स्टेमिना वैसे तो काम कर करके बन गया होगा, लेकिन उस टाइम पे भी मेक श्योर कि आप ना अति में इतना ना करो कि आप पछतो जाओ। सीधी सी बात है, जो दो लोगों का काम है एक आदमी कर रहा, जितना हो जाए ठीक, उस हिसाब से कोई कमी निकाले, चैपे करे ज्यादा कुछ, सीधे बोल दो कि भाई जितना हो सकता उतना ही तो करूंगी, दो जनों का काम है। अब दीदी बीमार है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, सिंपल। आप वो मत लो, गंद के साथ गंद मत बनो, लेकिन अपना काम थोड़ा सा वर्कलोड कम कर लोगी ना तो आपकी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी। ये रात रात भर रोना, इट्स एक्सट्रीम, मत करो ये चीज। चिल मारो, ना बीमार होने का नाटक करो, आराम से काम करो, जितना हो जाए उतना करो। जरूरी काम कर दो, गैर जरूरी फिर छोड़ दो, 15 दिन बाद तो उठेगी। नेक्स्ट, या फिर वही है जो उसके पर्सनल जुड़े हुए काम में वो नहीं कर रहे आप, 4-5 रोटी एक्स्ट्रा बनानी है, सास की है वो, या झाड़ू पोछा है, अगर रोज पूरे ऊपर नीचे सब मिलके करती थी, अब अकेली हो, आधा करो, एक दिन झाड़ू लगा लो, 2 दिन मत लगाओ, ऐसे कर लो, मतलब काम को घटा लो तो इरिटेशन कम हो जाएगी। गंद के साथ गंद मत बनो। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा एक सवाल है कि मैंने हाल में एक बना हुआ घर खरीदा है जो कि नॉर्थ ईस्ट है। पूरा घर मतलब बगल से एक रास्ता गया है नॉर्थ साइड और एक ईस्ट फेसिंग का है, तो क्या यह घर वास्तु के हिसाब से है या नहीं? प्लीज सजेस्ट करिए, मुझे क्या करना चाहिए। सही है, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मतलब सही रहता है घर, कोई दिक्कत नहीं है। हाय दी, मैं मेंटली पागल हो रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं कब खुद को कुछ भी कर लूंगी। मैंने बहुत ओवरकम करने की कोशिश की बट मुझसे नहीं होता। लोगों को देखकर मुझे बातें याद आती हैं, कुछ बोलूं तो सभी ताने देते हैं, इवन मेरे हस्बैंड भी। मैं जब भी उसको देखती हूँ मुझे बर्दाश्त नहीं होता, उसको छूना पड़े तो लगता है कट कर गिर जाए मेरे हाथ, और कुछ हो जाता है तो पागल हो जाती हूँ उसकी वजह से। ना तो मेरा ननियाल बचा, ना ददियाल, और तो और ससुराल भी खराब कर दिया। बचपन से सब झेलती आ रही हूँ, क्या घर की बड़ी बेटी होना गुनाह है? और किस्मत ऐसी कि उस पे से बड़ी बहू भी बन गई। मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी ओवरकम करने के लिए कि घर के ना से बाहर के लोगों से जुड़कर जिंदगी जी लूं, बट डर लगता है कि कहीं मेरे किसी जानने वाले के पास वीडियो पहुंच जाए और वो लोग मेरी वीडियोस पे वो ना कमेंट्स कर दें जिससे मैं नजरें बचाती भागती हूँ। मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं हो रहा इग्नोर, प्लीज दी। मतलब ये आपके पति के बारे में बता रही हो कि उसको बर्दाश्त नहीं होता? अगर इतनी परेशानी है जितनी आप बता रहे हो, देखो कब खुद को कुछ कर लूंगी, आपने स्टार्टिंग में बोला ना, देखो ये कंडीशन मत आने दो यार। कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी रिश्ता, कोई भी बात, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसके चक्कर में अपने आप को खत्म करने की सोचें। और अगर किसी बात की वजह से आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि इससे तो मैं मर जाऊं, है ना, तो मैं बता दूं कि उस कारण को खत्म कर दो, जिंदगी को नहीं। अगर किसी रिश्ते की वजह से इतने फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो ना कि मैं मर जाऊं, मैं कुछ कर लूंगी, उस रिश्ते को खत्म कर दो। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। अपने आप से रिश्ता खत्म करना, अपने जीवन से नाता तोड़ देना, इससे अच्छा तो उस व्यक्ति से नाता तोड़ दो ना जिसकी वजह से आप इस कंडीशन में हो। क्यों इग्नोर करना है? फेस करो और छोड़ दो उसे, सिंपल। जिंदा रहोगी तो जब तक जिंदा हो तो आपके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य है, इसीलिए जिंदा हो। सोच के देखो, जब मैं डिप्रेशन में थी, और मैं आपको कई बार मैंने जिक्र भी करा होगा 1-2 बार कि मैं बस ये सोच रही हूँ बैठ के कि मरने का आसान तरीका कौन सा है जिससे मैं शॉर्ट शॉर्ट मर जाऊं। हिम्मत नहीं होती, अपने आप को मारना इतना भी आसान नहीं होता। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, सोचो वो दिमागी तौर पे कितने परेशान हो चुके होते होंगे। हमें उस कंडीशन में एक दिन में तो नहीं हम पहुंच गए, वहां जाने से खुद को रोकना है, ठीक है? तो अगर मैं वहां उस डिसीजन में अटकी रहती ना, मुझे वो सिचुएशन से भगवान निकालते, मुझे तो किसी इंसान ने नहीं निकाला, भगवान ने निकाला, लेकिन अगर मैं वहां से ना निकलती तो क्या मैं यहाँ आज बैठ के आपके सामने जो बातें कर रही हूँ, आप लोगों को सलाह दे रही हूँ, या आपको हाथ पकड़ के खींच रही हूँ मुसीबतों से, वो मैं कर पाती? अब कहीं ना कहीं मेरे प्रारब्ध में, मेरी जिंदगी में लिखा था ये करना, और मैं वहां अटकी हुई हूँ कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा। तो इससे ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। घर में मेरी वैल्यू नहीं हो रही, मेरे से कम योग्यता वाले लोगों को ज्यादा इज्जत मिल रही है।
है ना, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा, ये चीजें अटक के अगर मैं वहां मर जाती तो सोचो आज मैं यहाँ जो कर रही हूँ, इतने लोगों से जुड़ी हुई हूँ, ये सब कैसे होता। ये सब करना था, इसलिए मुझे भगवान ने वहां से निकाल लिया। जब तक आप जिंदा हो, आपके जीवन का एक उद्देश्य है जो ऊपर वाले ने लिखा है, उसको ढूंढने के लिए अगर अभी नहीं दिख रहा है, आपको जिंदा रहना पड़ेगा। जब मौत आएगी अपने आप आएगी नेचुरल, तब उसको सहर्ष स्वीकार करो। तब इन चीजों में मत अटको कि हाय मेरी ज्वेलरी है, मेरा बच्चा है, मेरा पति, वो सब व्यर्थ है उस समय। उस टाइम भगवान के पास जाने के लिए हंसी खुशी जाओ कि ठीक है आज फाइनली मेरा रोल खत्म, मैं जा रही हूँ। लेकिन यार अपने आप पर खुद को खत्म करना, दिस इज नॉट डन। ये ख्याल अगर आ गया है तो मुझे लगता है वो एंड होता है उस चीज का जिसकी वजह से आया है। फिर उस चीज को खत्म कर दो, अपने आप को खत्म करने का ख्याल बिल्कुल निकाल दो दिमाग से। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, आपने मेरा सवाल का अच्छा जवाब दिया। आपने कहा भाग्य में जो लिखा है भगवान भी नहीं बदल सकते, बट जब अच्छा समय होता है तब तो लोग भी साथ होते हैं, बुरे समय में भगवान भी अच्छे समय का वेट करें कि अच्छा समय आने पर इसका साथ दूंगा। तो भगवान और इंसान में क्या डिफरेंस हुआ, थोड़ा समझाएं प्लीज, थैंक्स मैम। भगवान अच्छे समय का वेट नहीं करते, भगवान आपके बुरे कर्मों का फल कट जाए उतना वेट करते हैं, जैसे ही होता है वो आपको सही कर देते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। और जब वो सब कुछ ठीक कर देते हैं तब इंसान वापस आते हैं, इंसान आपका ठीक नहीं करते। तो भगवान और इंसान में फर्क यही है कि भगवान ठीक करते हैं, और जो हम बुरा झेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म है जिनका हम हिसाब अदा कर रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे बैठे हुए हैं कि इसका ये टाइम निकले और मैं इसको संभाल लूं, और जब वो संभाल लेते हैं इंसान उसके बाद आते हैं, ये फर्क है। नेक्स्ट, आपने सुदामा की कहानी सुनाई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी भी एक बेटी है जो 8 साल बाद हुई, मैंने भी बहुत फिजिकल मेंटल मेडिकल टॉर्चर झेला बच्चे को पाने के लिए। कहीं ना कहीं हमारे दुखों के तार जुड़े होते हैं, मैं एक दूसरे से किसी के थोड़े ज्यादा किसी के थोड़े कम। जी। नेक्स्ट, नमस्ते दी, हॉलीडे में मैके जाने की बात आने पर पति और सास दोनों का मुंह बन जाता है, कोई ना कोई बहाना बना के मुझे जाने से रोक लेते हैं। अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, प्लीज बताएं क्या करूं। पूछना बंद करो, बताना शुरू करो कि मैं जा रही हूँ। और पिछले सालों के जो भी बहाने हैं ना, उन्हें कहीं ना कहीं एक जगह लिख लो, या फिर याद रख सकते हो तो याद रखो। इस बार जब मना करें तो सीधे बोलो कि साल इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, कुल मिला के मुझे भेजना नहीं क्या पूरी जिंदगी आप लोग, ऐसे बात करो। नेक्स्ट, मैम मेरे देवर और नंद के रिसेंटली शादी हुई, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज, कन्यादान, मुंह दिखाई सब पूरी की, होटल में खाना भी करा दोनों को। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, घर भी छोटा सा ही है, सो मैंने उन्हें घर नहीं बुलाना चाहती हूँ। मैं उन लोगों से जरूरत से ज्यादा कनेक्ट नहीं होना चाहती, बट सास बहाने बनाकर दुरानी के मेरे घर लाने की कोशिश करती है, जिसमें मेरे भाई बहाने बनाकर मना कर देती हूँ मैं, और नंद के टाइम हमें वहां बुलाकर हमारा खर्चा करा देती है। आप बताएं रिश्ते कैसे मैनेज किए जाते हैं। रिश्ते मैनेज किए जाते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से। अगर मेरे पास नहीं है इतने कि मैं 1000 2000 3000 का होटल का बिल दूं ना, तो मैं फिर ये नहीं देखूंगी कि मेरा घर छोटा है या बड़ा, मुझे जैसा बुलाना है मैं उसी घर में बुलाऊंगी, घर में खाना बनाऊंगी और उसे खिलाऊंगी। सिंपल, बिना दिखावे के, बिना प्रपंच के, बिना आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के जो रिश्ते होते हैं ना, अगर वो चल जाए तो वो ठीक, नहीं चल रहे तो वो है ही नहीं रिश्ते, फेक है, फिर छूट जाए। तो आपके ना बजट ना बिगड़े, ऐसे आप उन्हें अटेंड करो। सास जो गाने गा रही है गाने दो, उनका कहना है कि बुलाओ बुला लो, घर का बनाओ खिलाओ, बस मत करो फालतू खर्चा। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी कैसे हो आप। मैं एक लूप जैसी कंडीशन में हूँ, जब काफी सहन कर लेती हूँ चाहे हबी का बिहेवियर है कुछ और, तो अंदर से मेरा एक स्ट्रॉन्ग वर्जन निकलता है, लगता है बस अब हो गया, इससे आगे कुछ नहीं, मुझे इस रिश्ते या इस कंडीशन को अब और टॉलरेट नहीं करना। और वाकई में मैं पास्ट में भी जाकर देखती हूँ, काफी सब्र और बढ़ाने की गुंजाइश ही नहीं बचती, मतलब मेरा वो लास्ट लेवल है सहन करने का। बट जब मेरा गुस्सा फूट पड़ता है, कुछ एक्सट्रीम हो जाता है, टाइम निकल जाता है, तो मैं नए सिरे से सोच कर देखती हूँ, लगता है थोड़ा और पेशेंस कर लूं, फिर कोई हार्ड सिचुएशन आती है, सब छोड़ने का मन करता है, पर थोड़ा नॉर्मल होने या टाइम निकल जाने के बाद लगता है चलो छोड़ो फिर देखते हैं। यही यानी अब के मारे तो देखूं, फॉर मारे तो देखूं वाली कहावत सही सी लगने लगती है। अच्छा, अब के मारे तो देखूं फिर मारे तो देखूं,
दूसरी एक और प्रॉब्लम मेरे साथ जो है वो ये कि मेरे कितना कुछ बिगाड़ ले, बिहेवियर खराब दिखा दे, मैं भी थोड़ा सहन कर जाने के या कभी काफी ज्यादा सहन कर जाने के बाद वहां से मुंह मोड़ लेती हूँ। अब इसके कोई भी वास्ता नहीं रखूंगी। दुनिया इतनी चंट है कि अगर उस इंसान को मुझसे काम पड़ जाए, मीठा बोलकर या रिग्रेट फील करके वापस मिलकर ले, तो मैं जानते बूझते कुछ नहीं कर पाती और वो मुंह पर उसे उल्टा नहीं कह पाती। फिर वही फीलिंग की चल छोड़। मतलब मैं किसी को अगर वो सामने से अच्छा बन रहा है तो झाड़ नहीं पाती, वो लड़ रहा है तो कह लेती हूँ। इससे लोग जान गए हैं कि इसको यूज किया जा सकता है और मैं यूज हो जाती हूँ। क्योंकि किसी को जलील करना उसके मुंह पर या उसके मीठा बोलने पर भी झाड़ देना मुझसे नहीं हो पाता। अपनी इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं, आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि मैं कैसा फील करती हूँ। कमेंट थोड़ा लेंदी हो गया, सॉरी। देखो, जो होता है ना चल छोड़ वाला, ये तो सेम मेरे साथ भी है। और नाच चल छोड़ वाले रिएक्शन के साथ भी ऐसा नहीं होता कि आप हर एक के साथ मतलब वापस वह पहले जैसे हो जाओगे। एक होता है, देखो हमारा किसी के साथ टर्म है, बिल्कुल सही चल रहा है, कुछ ऐसा हुआ जिसमें हमें लगा इस हद तक की बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई, अभी हम नहीं रखेंगे इसके साथ, लेकिन फिर हमने तोड़ा नहीं, चल थोड़ा और पेशेंस रख लेते हैं। होती है वो चीजें, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं आती है ना। तो हमारा कोई यूज कैसे कर लेगा। मान लो हमने लेना देना करा या हमने कहीं किसी को कुछ सामान दिलवाना है, कोई गिफ्ट वगैरह है, कुछ भी है, मान लो हम जो भी किसके लिए करते थे उसके साथ हमारी बात खराब हो गई, अगली बार हम उतना थोड़ी करेंगे उसके लिए। या किसी के घर के काम में हमारे रिश्तेदारी अच्छी है, हम मान लो छुट्टी लेके उसके साथ हम उसका फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ है, अब उससे हमारी कोई बात खराब हो गई, अगली बार जब वो हमें बुलाएगा तो हम छुट्टी थोड़ी लेंगे, हम ईमानदारी में जाएंगे उसके सामने। कुल मिला के रिश्ता तो रहेगा। चल छोड़ वाले रिएक्शन से ये होता है कि हम हर बात पे लड़ नहीं रहे, जलील नहीं कर रहे, उसको कुछ नहीं कर रहे, लेकिन रिश्ता तो रहेगा, पर पहले जैसा नहीं रहेगा। वो इंसान हमें खो चुका है, इसका एहसास उसको हो जाएगा, क्योंकि अब हम पहले जैसे नहीं रहे। तो आप अगर ये करती हो कि वापस बिल्कुल पहले जैसे हो जाते हो तो गलती है, वो मत करो। बाकी चल छोड़ वाला चलता है, किस किस से कहाँ तक लड़ते रहेंगे यार, है ना। तो नहीं होता, कई बार मूड ही नहीं होता, जो जो पर्सनल फील होता है, सामने वाला कर रहा है कुछ इरिटेशन वाला काम, मैं देख रही हूँ, अच्छा चल ठीक है, चल छोड़, और बहुत काम है करने का, वो वाली चीज है। फिर दोबारा वो नॉर्मल हो गया, अब उठपने की बातें नहीं कर रहा, ठीक है, बात कर रहा है, मैं भी आराम से बात कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं उसके साथ पहले थी वैसे हो जाऊंगी। तो यानी उससे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, इट्स नॉट फॉर देम, इट्स फॉर अस, इसलिए हमने चूज करा है। तो उन्होंने हमें खो दिया, ये तो तय है। उनके लिए पहले जितने आप डिजर्व, मतलब जैसे रहते थे हर टाइम हासिल की भाई, जो वो कहेगा या जितना टाइम आप पहले उस पर खर्च कर रहे थे वो नहीं करोगे आप। तो ये लूप नहीं है, जस्ट एक मेंटल पीस आप चुन रहे हो कि चल छोड़, रिश्ता खराब क्यों करना है, अरे चल छोड़। वो लेना पड़ता है एक टाइम के बाद, ये वाले मोड में आ ही जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़, सारी बातें नहीं छूटती, हम पहले जैसे नहीं रहते। नेक्स्ट, हम बहनों के लिए आप अच्छे वीडियो बनाते हो, थैंक यू, यू आर वेलकम। क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है सबका, कौन से कंपनी से, और क्या इसका प्रीमियम कुछ टाइम के बाद बढ़ता रहता है। हाँ, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा और सबको कराना चाहिए, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज कह के नहीं आती, आपने कितनी भी सेविंग करी हो एक झटका और सब गया। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराओ। और मैंने कौन सा करा रखा है इस टाइम, नीवा बूपा का, पहले HDFC था, मैंने पिछले साल स्विच करा था, और दूसरा बढ़ता रहता है। हाँ, वो एज के साथ थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मेरी जेठानी शुरू से मुझे पसंद नहीं करती, वह पड़ोसी और रिश्तेदारों से मेरी बुराई करती है। सास शादी के बाद से मेरे साथ ही रहती है और मुझे अच्छा मानती थी, बट अब उनकी डेथ हो गई। मेरे पति सबके सामने इंसल्ट करते हैं मेरे रहन सहन, पेरेंटिंग और बोलने को लेकर। सुनकर जेठानी और नंद भी बिहेवियर करती हैं, बोलो तो कहते हैं जबान चला रही है, सुनो तो लगातार बोलते रहते हैं। पति भी सबके सामने मेरे कैरेक्टर गंदा बोलते हैं, मारने की धमकी देते हैं, जबकि मैं एमएड क्वालिफाइड हूँ, जॉब भी करती थी, और वे सब 8-10 पास हैं। मैं क्या करूँ, मेंटल टॉर्चर बढ़ता जा रहा है, सुसाइड करने का मन होता है बच्चों की वजह से, वो भी नहीं कर पाती, प्लीज है।
आपकी प्रॉब्लम ना एंड वाली लाइन में समझ में आई है। आप पढ़ी लिखी हो और उनसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो, एक आध क्लास का भी फर्क नहीं है ना। आप एमएड, मास्टर इन एजुकेशन, और वो 8वीं 10वीं। तो ये तरीका होता है, जब कोई हमसे इतना आगे का होता है ना, हम उसे कुचल के वापस अपने लेवल पे लाने के लिए उसको नीचे गिराते हैं। ये हो रहा है आपके साथ, आपकी फैमिली में। तो भाई ऐसे जाहिलों के लिए साथ रह रही हो, यही बड़ा एहसान है। उसके लिए अपनी जान देने की सोच रही हो, ये बिल्कुल गलत। ठीक है। अब क्या है कि भैया जो ये है ना, जो जेठानी वेठानी पसंद नहीं करती, तेल लेने जाए जेठानी दौरानी, उनको पसंद आके हमें क्या मिल जाएगा। मुझे यही तो नहीं समझ में आता, मेरी जेठानी मुझे पसंद नहीं करती, ना करे पसंद, उनको पसंद रहने आए क्या। दौरानी मुझे पसंद नहीं करती, अब वो पसंद नहीं करती लेकिन इतना सोचती है आपके बारे में कि आपके बिचिंग कर रही है, आपके प्लॉटिंग कर रही है, आपके खिलाफ, आपके लिए वो कर रही है। आप बिग बॉस में देखो, एक आदमी के पीछे जब सारे पड़ते हैं ना, एग्जैक्टली अगर बाहर से देख रहे हो ना, वो आदमी हीरो नजर आ रहा है। ठीक है, कि आप ऐसे हो कि आपको हराने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए सारे 4-5 लोगों को एक होना पड़ रहा है। तो ये तो अपने आप में आपकी जीत है। अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आप उनको फैमिली मानते हो, उनसे प्यार करते हो, उनसे सोचते हो कि हमें भी प्यार और इज्जत मिले, तभी तक बुरा लगता है। जिस दिन इसको एज अ गेम देखने लगोगे, उस दिन बुरा लगना बंद। ठीक। दूसरी चीज, अगर सारे लोग हमें गिराने में लगे हुए हैं, हमसे बुराई करने में लगे हुए हैं, ठीक है, वहां से हमें अब कोई उम्मीद नहीं है, अपना देखो। अब आप इतने आगे बढ़ो, जो मैं अपना पर्सनली मुझे फील होता है। अब मेरा तो खैर इतना टॉक्सिक अब कुछ बचा नहीं, किसी को भी मैंने इतना मौका ही नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है ना कि 4-6 लोग हैं और वो मेरे से थोड़ा सा अलग रह के और मेरे को एंटी वाली वाइब दे रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। मैं तो अपने आप में ही इतनी व्यस्त हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई दूसरा क्या सोच रहा है। तो वो वाले जोन में चले जाना चाहिए। और ये मेरे लिए नहीं है कि मैं जॉब है या यूट्यूब है, काम इतना है। होम मेकर भी यार इतनी व्यस्त होती हैं वो, अगर जिसको रहना आता है उस तरीके से, उसे टाइम ही नहीं है बेचारी को, वो अपना घर चमकाने में, बढ़िया खाना बनाने में, ये उन्हीं चीजों में वो इतनी व्यस्त है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा दूसरा क्या सोच रहा है। तो अपने आप में बिजी रहना सीखो। ठीक है। अब चाहे पति भी उनके साथ ही जुड़ गया है या कुछ भी और है, बाकी मान के चलो कि आप उनसे बहुत ज्यादा बेटर हो, इसलिए वो अपनी गिल्ट खत्म करने के लिए आपको नीचा दिखा रहा है। नेक्स्ट डे, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। शादी से पहले मैं एक लड़के को पसंद करती थी जो मुझसे 8 साल बड़े थे। वो भी मुझे बहुत प्रेम करते थे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन जाति की वजह से मैं ही पीछे हट गई, क्योंकि मेरी माँ पापा की बदनामी नहीं देख पाती। कभी साल या 6 महीनों में हालचाल पूछ लेते थे हम एक दूसरे से। उन्होंने भी अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी वाइफ और बच्चों पर ध्यान दिया, और इधर मैंने भी अपना परिवार संभाला। उनकी शादी मेरी शादी के 1 साल पहले हो गई थी। आज वो हमारे बीच नहीं रहे ड्यू टू कैंसर। 5 महीने पहले पता चला था कि कैंसर है दी। मैंने जब भी बात की, एक ही बात बोलते थे कि तुम नहीं मिली तो जीवन एक बोझ की तरह काट रहा हूँ। अब मुझे बहुत बेचैनी हो रही है कि मैंने उनके प्रेम को नहीं समझा, साथ नहीं दिया, माँ और पापा के बारे में सोचा। मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त नहीं रहा। अब मैं इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, मैं क्या करूँगी। उफ, मैं भी पढ़ के आपका थोड़ा सा इमोशनल सी हो गई। हाँ, लेकिन देखो अभी फिलहाल ना करने के लिए कुछ है नहीं आपके पास। उस टाइम पे आपको जो सही लगा, बिल्कुल बेस्ट लगा, आपने वो किया। फिर आप लोगों ने अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी पूरी ईमानदारी से निभाया। ठीक है, पवित्र प्रेम था तो आपको उस पर नाज होना चाहिए, गंदा प्रेम नहीं था। ठीक। और आपका इस दुनिया में साथ होता तो जरूर मिलते, मे भी किसी पैरेलल यूनिवर्स में आप साथ रहें, है ना। अब उन्होंने जाते जाते जो ये बात कही कि तुम नहीं मिली तो जिंदगी बोझ की तरह रही, अगर ऐसा भी था तो इसीलिए शायद भगवान ने उनकी जिंदगी जल्दी खत्म कर दी कि ऐसा बोझ ज्यादा ना जीना पड़े। लेकिन देखो, कुछ जो असली प्रेम कहानियां होती हैं ना, वो अधूरी रह जाती हैं, है ना। ज्यादातर लोगों की शादी नहीं हो पाती, जिनके भी हम किस्से सुनते हैं। तो आपका उनसे कुछ पिछले जन्म का और हो सकता है कुछ आने वाले जन्म का रिश्ता रहा था। एक खूबसूरत रिश्ता बना, आप लोगों ने अपना बहुत ही एथिकली उसको निभाया। फिर एक एक कदम के बाद आप लोग हट गए।
तो वो पवित्र प्रेम है, उसको एक अच्छी याद के रूप में रखो। और रही बात ये कि आप उस गिल्ट पे मत जाओ। भैया आपने बेटी का फर्ज निभाया, अब आप एक ही चीज निभा सकती थी तो आपने वो चुना, है ना। तो इट्स ओके, उनको याद रखो लेकिन एक अच्छी याद के रूप में याद रखो। अपने लिए गिल्ट बिल्कुल मत पालो, आपने कुछ गलत नहीं किया, उस टाइम जो बेस्ट था आपने करा, है ना। नेक्स्ट, दी जिंदगी उलझी पड़ी है, मेरा 12 साल का बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, गाली भी निकालता है, घर के काम करवा देता है, पर समझने की कोशिश करो तो चिढ़ता है, चिल्लाता है। मेरे पति का कहना है कि मैं उसे बार बार टोकती हूँ। माँ हूँ इसलिए उसे काम अच्छे सिखाने की कोशिश करती हूँ। पढ़ाई में अच्छा है पर जिद्दी है, लेट उठता है, पढ़ाई में होगा तो करेगा वरना अपनी मर्जी का करेगा। मैं उसे कैसे हैंडल करूँ। थोड़ा सा कम कर दो उसको टोकना। आपने कागज पे 10 चीजें लिख लो जो आपको उसे चेंज करनी है, उनमें से ना सारी 10 के 10 पे एक साथ काम मत करो, एक एक करो। सही में इरिटेट होके फिर वो रिवर्स भी जा सकता है, ये कर लो। नेक्स्ट, दी लगभग 2 साल पहले मेरी सास ने वॉशिंग मशीन से मेरे कपड़े निकाल कर फेंक दिए थे। उसे टाइम मैंने कुछ नहीं कहा, हस्बैंड ने कन्फ्रंट किया था। तब से हमने कभी उस मशीन को यूज नहीं किया, वो बस मंझले जेठ जेठानी यूज करते हैं। 1 साल पहले सास ने मेड को भी मेरे कपड़े धोने से मना कर दिया, जबकि मैंने बस एक ही बार बोला था मेड को, एंड अलग से पैसे देने को भी रेडी थी। अब जैसा कि आप जानती हैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने वॉशिंग मशीन ले ली। अब सास अपने फ्लोर का चादर, पर्दा एटसेट्रा, बड़ी जेठानी के दोनों बच्चों का कपड़ा मेरी मशीन में धोना चाहती है। मैं क्या करूँ। बट चिढ़ के मुझे उनके बिहेवियर से डायरेक्ट कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि लगता है कि शायद जहाँ पे मैं सास हेल्प करेगी, क्योंकि मेरे मायके में कोई नहीं है, मम्मी नहीं है मेरी, पापा और छोटा भाई है। बस क्या करूँ। देखो यूज करने दो मशीन, लेकिन ये देखना कि खराब ना कर दो। जो आपका पॉइंट है उसको देखते हुए चल रहे हो, तो बस ये देखो कि चिड़ में कहीं ये ना हो कि आ गई अब ऐसे दो कि खराब ही कर दो, खराब होने के बाद वो सही नहीं कराने के, ये तो तय है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रख लो कि वो मशीन सही से यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, करने दो यूज इस टाइम पे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, दी मेरा रिप्लाई जरूर करना। मैं वर्किंग हूँ एंड 1 साल की बेटी है। क्लीनिंग एंड बर्तन के लिए मेड लगा रखी है, फिर भी इन लॉज एंड हस्बैंड 2-3 बार अलग से सफाई करते हैं डेली, और मुझसे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। खाना मैं बनाती हूँ दोनों टाइम। मेरी सास बहुत टॉक्सिक है, वो एक आध हेल्प के लिए आ जाती है। और मेरी सास को काम करता देख मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ाई करते हैं कि मम्मी सारे काम करती है, तुम काम चोरी करती हो। मैंने सास को मना किया कि मेरी हेल्प ना करे, क्योंकि उसकी वजह से हमारी लड़ाई होती है, लेकिन वो मानती नहीं। हस्बैंड भी नहीं समझते, वो जानबूझकर हमारी लड़ाई कराते हैं, क्योंकि उसे पता है कि वो काम करेगी तो हस्बैंड मुझसे लड़ाई करेंगे। प्लीज हेल्प दी। जब उन्हें मना करती हो ना, हस्बैंड के सामने मना करो, ठीक है, तब देखो क्या होता है। नेक्स्ट, हेलो मैम नमस्ते। कोई क्या करे जब मैके में मम्मी पापा है, बेटा है, पोता है, पोतो करे, और ससुराल में सास ससुर है, बेटी है, दामाद है, नाती करे। पति मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते। ऐसे में बहुत बुरा लगता है, बहुत अकेला फील होता है। मैं क्या करूं। बहुत रोना आता है, कैसे अकेले खुश रहूं। बहुत रोती हूँ, पर फिर भी मन को कैसे समझाऊं। अकेले खुश रहना सीखो बहन। जब आप अकेले खुश रहने लगोगी ना, तब ये सब चीजें ठीक होंगी। जब तक आप अपने खुश के लिए दूसरे का मुंह देखते रहोगे कि ये मेरा ध्यान रखे, ये मेरी केयर करे, ये मुझे समझे, तब मैं खुश रहूंगी, नहीं। पहले आप अपने आप को खुद समझ लो, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या खूबी है। उनको जिस दिन समझ लोगे, अपने आप को खुद पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लोगे ना कि हाँ मैं ऐसी हूँ, उसके बाद फिर खुद के साथ खुश रहना। क्या आपकी कोई हॉबीज नहीं है? क्या आपको ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप अकेले करते हो आपको अच्छा लगता है? पहले अकेले मस्त रह ही सीखना पड़ेगा, जब दूसरे लोग आपके साथ खुश रहेंगे। जो अपने साथ खुद खुश नहीं रह सकता, वो दूसरे के साथ क्या खुश रहेंगे। सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट, मेरी 10 साल की गर्ल की हेयर केयर कैसे करें। हेयर बहुत खराब हो रहे हैं। ज्यादा कस के बांधो नहीं, हफ्ते में कम से कम 2 बार शैम्पू कंडीशनर यूज करो, एक बार ऑयलिंग कर लो। अगर बहुत झड़ रहे हैं, प्याज का रस वगैरह लगा सकते हो, या एंटी हेयर फॉल, कुछ भी जो आपको सही लगे रेमेडी जो इजीली हो सकती है वो करो। केमिकल वाली चीजें बच्चों को मत लगाओ अभी, लेकिन सिंपल सी है। जो रफ है ना, रफ होने का तो यही है कि खराब हो रहे हैं, ट्रिमिंग करा लो महीने 1.5 महीने में एक आध बार, तो वो हो जाएगा ठीक।
आप शैम्पू और कंडीशनर यूज करना शुरू करो, आधे तो वहीं सही हो जाते हैं। एक सवाल है, आप जो व्हाइट कपड़े पहनते हो, यूनिवर्सल प्रॉब्लम सी थ्रू, उनको कैसे मैनेज करते हो, एंड क्लेanलीनेस उनको कैसे मेंटेन करते हो, प्लीज थोड़ा बता देना। मेरे सारे व्हाइट पीले पड़ जाते हैं। इस टॉपिक पे एलएलई चैनल पर वीडियो दे सकती हैं आप। और ऑल्सो घर के काम को करने के बाद भी प्रोडक्टिव फील नहीं होता, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, टीचिंग करने के बाद भी आई फील दैट कुछ खास नहीं किया। वाई? व्हाइट कपड़े की जो सी थ्रू वाली प्रॉब्लम है, उसके नीचे न्यूड अंडर गारमेंट्स पहनो, कलर नहीं, व्हाइट नहीं, वो खत्म हो जाती है फिर बिल्कुल। दूसरा, क्लेanलीनेस, जो ये पीले पड़ जाते हैं उसका रीजन वो होता है कि आपका सरफ रह जाता है धोने में। तो अगर आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आराम से निकल जाता है, सारे कपड़े आपके साफ बने रहते हैं। दूसरा, फिर भी पीले रह जाते हैं तो आप वो ट्राई कर सकते हो उजाला, उसमें आप डिप करो, बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, पीलापन गायब हो जाता है। वो ऐड में बकवास नहीं करते, वो सही में गायब हो जाता है। तीसरी चीज कि अगर कुकिंग, क्लीनिंग, टीचिंग इन सब के बाद भी आपको लगता है कि कुछ खास नहीं किया, इसका मतलब इतने काम का स्टेमिना आपका बन गया। फाइंड समथिंग मोर टू डू। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा बेटा 8 साल का है, क्लास 3rd में है, शार्प माइंड है, बट स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम करता है। कैसे हैंडल करूं, एंड प्रेशर डालूं या नहीं बेटे पे? थोड़ा डालो, प्रेशर हर एज में डालना होता है। बिल्कुल फ्री छोड़ दोगे तो वो बच्चा है, ही कांट डिसाइड व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट। लेकिन हमें डिसाइड करना है, उसको ना पता चले कि हम डिसाइड कर रहे हैं। हमें उससे काम करवाना है, उसको ना पता चले कि हम उससे काम करवा रहे हैं। तो हमें बीच बीच में थोड़ा प्रेशर डालना है, फिर रिलीज कर देना है, फिर प्रेशर डालना है, फिर रिलीज कर देना है। ऐसे चलती रहेगी। मजे करो आप भी पेरेंटिंग में, वो भी। क्यों बिल्कुल उसका भी गला यहाँ से पकड़ना और अपना भी यहाँ से सिर पकड़ना? मुझे तो यही समझ में आया। बाकी देखते हैं, अभी यहाँ पे हम बने रहेंगे। मेरे बच्चे फाइनली क्या करते हैं बड़े होके, तब पता चलेगा ये थ्योरी सही काम कर रही है नहीं कर रही। क्योंकि भैया मेरे आसपास के जितने भी देखे हैं मैंने पेरेंट्स, अभी ना किसी का भी बच्चा है ऐसा दिख नहीं रहा जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ कि हाँ भाई इनने ये किया बच्चे के साथ, इसका बच्चा बहुत बढ़िया निकल रहा है ना। अब जो जिन लोगों के बच्चे बढ़िया दिख रहे हैं उनके मैं घर तक, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता कि एग्जैक्टली वो कैसे पाल रहे हैं, बस मुझे रिजल्ट दिख रहा है कि बच्चे बढ़िया हैं। तो इसीलिए मैं भी ना अभी उसमें ही चल रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। जो मुझे लगता है गलत हुआ, जो देख रही हूँ पेरेंटिंग में कि यार ये चीज गलत गई है, या ऐसे बच्चे नहीं करते, ये बीइंग अ बच्चा मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी थी, या मेरे पेरेंट्स ये ना करते ये कर देते तो शायद मैं और बेटर होती। वो चीजें मैं इंक्लूड कर करके अपने बच्चों को उस तरीके से पाल रही हूँ। अगर अब ये बहुत बढ़िया सक्सीड हो जाती तो फिर ये पेरेंटिंग जो मैं कर रही हूँ, फिर मैं इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ शेयर किया करूंगी कि भाई ऐसे करो, ऐसे हो जाएगा। तो अभी तो मैं भी आपके जैसी हूँ इन चीजों में, लेकिन हाँ जो जितना समझ में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ पेरेंटिंग को लेके, या जिस एज से मेरे बच्चे निकल गए उसको लेके मैं श्योर रहती हूँ, है ना। तो ये हो गया एपिसोड 210 के जवाब। देर हो गई है, लंबा एपिसोड मुझे लग रहा बना है। देखते हैं एडिटिंग करके कितना बैठता है। फिलहाल अब ये 212वां जाएगा, तो इसके एपिसोड इससे अगले वाले में जो आएगा ना 13 में, इसी के जवाब मिल जाएंगे जो भी आप इसमें कमेंट करोगे। अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, किसी के काम का लगाओ शेयर जरूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अगले क्वेश्चन आंसर वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।